हेलो एंटरप्रेन्योर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त शारिक रब्बानी बैक विद अनदर पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि F&B इंडस्ट्री में हैं या आना चाहते हैं। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। और मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को आप लोग एंड तक सुने, क्योंकि इनका जो बिजनेस एक्यूमेन है ना, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और मुझे खुद बिजनेस में कभी जो प्रॉब्लम होती है, तो जिस बंदे की तरफ मैं सबसे पहले कॉल मिलाता हूँ और जिस बंदे की तरफ मैं सबसे पहले देखता हूँ, वो ये शख्स है। और मैं बात कर रहा हूँ शाहरान रेस्टोरेंट के ओनर शाहरान अहमद साहब की। अस्सलाम वालेकुम शाहरान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने जाहिर सी बात है अपनी मसरूफियत में से जो है टाइम निकाला और मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए आज आप मौजूद हैं। तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की हुई हैं, जो हाईलाइट की हुई हैं, जो कि मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस के लिए और व्यूअर्स के लिए सुनना बेहतर रहेगा, तो हम उस हिसाब से उसको उस चीज़ को लेके चलेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अच्छा खासा टेक में यू वर डूइंग वेरी गुड, और अब आप F&B की तरफ जो है मूव ऑन कर गए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करें, थोड़ा सा बताएं हमें। अच्छा शारिक, टेक में तो हम काफ़ी अरसे से थे अल्हम्दुलिल्लाह, पर आपको ये भी इल्म है कि हम लोग फैमिली रेस्टोरेंटियर्स हैं जी। 1950 से जो है ना हमारी इस इंडस्ट्री से वाबस्तगी है, ताल्लुक़ है। पर अपेरेंटली चाइल्डहुड ट्रॉमास जो मैंने देखे थे बचपन में इस इंडस्ट्री को लेकर, जिस किस्म की लेबर इंटेंसिव ये काम होता है तो फिर मैंने इससे पर्दगी कर ली। मैं बोला मैं भले कुछ भी कर लूँ मगर इस इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगा। मगर कर्मा जिसे कहते हैं ना, हाँ बस तो वही है, समझे आप कि मगर ऑन सीरियस नोट मुझे वाकई में इस इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा कुछ लगाव नहीं था। मुझे बचपन में वाले साहब ले जाके छोड़ देते थे रेस्टोरेंट के ऊपर, पर मैं कभी उसके ऊपर सीरियसली कभी। लेकिन आप फुली डिस्कनेक्ट नहीं रहे, क्योंकि टेक बेस में भी जो आप जिन वेंचर्स पे काम कर रहे थे, जिन स्टार्टअप्स पे काम कर रहे थे, वो समहाउ F&B से ही लिंक्ड है और लिंक्ड रहा है शुरू से। आई थिंक 4 years से हम F&B इंडस्ट्री में टेक को रिलेट कर चुके थे, क्योंकि अब देखें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी, तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे बन गई कि अगर मुझे इस किस्म का इंटेंसिव एक्सपीरियंस है, सारा ख़ानदान इसी में इन्वॉल्व है, ख़ास तौर पे मेरे वालिद, मेरे भाई, तो जब उनका मैं एक्सपीरियंस को जोड़ता हूँ तो मैं फिर यही सोचा कि फिर इस इंडस्ट्री को कैसे रेवोल्यूशनाइज करेंगे। और उसके लिए पहला स्टेप हमारे वालिद साहब बकौल कि जो है ना बेटे आपको किचन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर 4 साल हुए मुझे रेस्टोरेंट में फुल फ्लेज इन्वॉल्व होने के लिए, और उसी एतबार से फिर मैं काफ़ी चीज़ें ऑन टेक बेस रेस्टोरेंट्स के लिए डेवलप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन जो सारे प्रॉब्लम्स को रेस्टोरेंट के सॉल्व करेगा। और टेक को आप मर्ज कर रहे हैं इंशाल्लाह, बिकॉज़ आपका बैकग्राउंड जो है वो टेक का है जी। और अब आप चाहते ना चाहते हुए जी अब आप फुल फ्लैज जो है ना जी, अभी ऑपरेशनल चैलेंजेस को मैं समझ रहा हूँ और किस तरीके से इसको स्ट्रीमलाइन कर हम स्मूथ कर सकते हैं, किस तरीके से लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर आसान बना सकते हैं। जो ट्रॉमास मैंने फेस किए हैं, मैं समझ सकता हूँ कि जितने भी स्मॉल और माइक्रो लेवल के रेस्टोरेंटियर्स हैं, वन ऑर द अदर वे दे आर गोइंग थ्रू सिमिलर चैलेंजेस डे इन डे आउट। तो बस मेरा यही इंटेंशन है कि मैं किस तरीके से जो है ना इनकी जिंदगी को सुकून कर सकूं और उसको सुकून चैलेंजेस को जो है जी। लेकिन वैसे F&B की तरफ आना तो लामाला आपने आना ही था, लेकिन क्योंकि मैं आपको जानता हूँ बहुत पहले से, आपकी जॉब भी बहुत अच्छी थी जी और अच्छी खासी सैलरी पे काम कर रहे थे। उसके बाद फिर एकदम से बिजनेस की तरफ आना, बीइंग अ बिजनेस ओनर, मुझे पता है कि इट्स नॉट अ इजी डिसीजन। तो ये कब हुआ और ये क्यों हुआ? देखिए बिजनेस तो खैर ब्लड में था, ठीक है, मगर ये सवाल हमारी बेगम का भी अक्सर हुआ करता है हमारे साथ कि भाई क्यों आप जॉब पे नहीं चले जाते, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, क्यों ये तोड़ मार पीट, इतना परेशानी उठाने की क्या जरूरत है। बट देखें लेकिन लाइफ आसान हो गई ना, अब तो आप काम करवाते होंगे, काम करता कौन है? हाँ बिल्कुल, तो बिजनेस की तरफ आ गए ना। फिर भी देखें मैं चाहता हूं कि थोड़ा व्यूअर्स को ये वाला एंगल भी बताएं कि लाइफ ऑफ अ एंटरप्रेन्योर या लाइफ ऑफ अ बिजनेस ओनर, जो लोग समझते हैं ना खास तौर पे कि भाई अब तो हमें अपने बॉस की बर्दाश्त नहीं करनी, हालांकि वो
2 दिन की छुट्टी भी मिल रही होती है, 5 बजे के बाद कोई काम नहीं करना होता, उसके बावजूद ये चीज़ सोच रहे होते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये भी हाईलाइट किया जाए कि जब आप बिजनेस की तरफ आते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है आपकी लाइफ से? देखिए शारिक, मेरे पास कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं। तो मैं पहले तो उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि भाई मकसद क्या है आपका बिजनेस में आने का। तो वो फिर कहने लगते हैं मुझसे, यार मैं इस बॉस के अंडर में काम कर करके थक चुका हूँ, मैं इतना अगर खुद के लिए कर लूंगा तो पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा। तो ये कॉमन आंसर्स मुझे मिलते हैं उनके पास से। फिर वो कहते हैं, बात ये बोलते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ टाइम, यार आप पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप जब चाहे छुट्टी ले लें, कहीं चले जाएं, किसी को जवाब दे नहीं है आप, दुनिया घूम और यार पैसा तो फिर बहुत आ जाएगा। तो मैं पहले उनके ये सारे जो शैलो थिंकिंग होती है बिजनेस के बारे में, मैं उसको दूर करता हूँ। भाई रियलिटी चेक्स दे देता हूँ मैं बोलता हूँ कि बेटा अभी तो आप ये समझ जाओ कि आप अगर बिजनेस में आ रहे हो तो सबसे पहले आओगे और सबसे आखिर में जाओगे। दिन का आगाज सबसे पहले होगा और इख्तिताम सबसे आखिर में होगा। और अगर इस तरीके से करोगे नहीं तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। ट्रू, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर ऑपरेशंस, योर बिजनेस। एब्सोल्युटली। फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्रीडम ऑफ टाइम, तो फ्रीडम ऑफ टाइम तो आपको मिलने वाली है नहीं, क्योंकि आपको बिजनेस के सारे ऑपरेशंस को देखना होता है। वो एहसास किसी और को नहीं होता है सिवाय आपके। वो पेन आप ही ले सकते हैं, आपका कोई नहीं लेगा। और आप ये कहते हो कि आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे, तो सर आने वाले 5 साल तक तो आपको सिर्फ जेब से डाल के चलाना है उसको, है ना। तो सब पहले एम्प्लॉयज को दोगे, वेंडर्स को दोगे, है ना, कस्टमर्स को दोगे। जो बच गया, अगर बच गया वो बचेगा नहीं, वो आपको डालते रहना रहेगा ना हर महीना। तो ये तो देखें, अगर आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग पैशन ना हो बिजनेस के तहत, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू पुश योर सेल्फ टू द लिमिट्स डिस्पाइट द एंटायर वर्ल्ड अराउंड यू इज सेइंग डोंट गो। मगर आपके पास वो फायर होना चाहिए कुछ करने के लिए। True. तभी आप इस चीज के अंदर एंटर हो, क्योंकि इन डिफिकल्ट टाइम्स ओनली दैट काइंड ऑफ पैशन कैन सपोर्ट यू टू स्केल थ्रू फ्रॉम और नेविगेट यू फ्रॉम दैट जर्नी। तो ये है कि अगर कोई भी अगर बिजनेस में आना चाहे, अब तो काफ़ी सहूलतें आ चुकी हैं। इट्स नॉट लाइक व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ द बिजनेस, मगर अब काफ़ी सहूलतें हैं, काफ़ी ऑप्शंस है लोगों के लिए कि मिनिमम रिस्क और मिनिमम कैपिटल के तहत बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो जल्दी ले सकते सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, बिल्कुल। हमारे टाइम पे तो वो था नहीं, तो हम बस वही कन्वेंशनल तरीका हर तरीके से धक्के खाते तो एक्सपीरियंस गिरते गिरते सीखने वाले। बिल्कुल। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता है, उसके बाद फिर वो बिजनेस ओनर बनता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऑडियंस को ये भी बताएं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और एक बिजनेस में क्या फ़र्क है, और इसके दोनों के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी थोड़ा सा हाईलाइट करें, और बेसिक जो है ना जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है इन दोनों चीज़ को, इस पर भी थोड़ा सा आप। अच्छा देखें, अगर आप बिजनेस की तरफ जर्नी लेना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप अपने आप को कैटेगराइज कर लें कि आप किस किस्म के एंटरप्रेन्योर, आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, आपकी विजन किस तरीके का है। 4 किस्म के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एक होता है आइडेंटिटी ड्रिवन एंटरप्रेन्योर, जिसको सिर्फ बिजनेस एज अ प्रोफेशन उसके टैग लगा होना होता है। इट इज़ नॉट हिज प्राइमरी लाइन ऑफ इनकम, ठीक है। उसको उसके बिजनेस कार्ड पे और वो सोशल इंस्टाग्राम के बायो में लिखा होना चाहिए, वो एंटरप्रेन्योर है। एंड देयर इज नो हार्म, एवरीवन, आई मीन हूएवर फॉल्स अंडर एनी ऑफ द कैटेगरीज, दैट मींस उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ इनकम इज सेट। ऑफ कोर्स, यस। तो अगर उसका वो मकसद है तो फिर उसकी जर्नी अलग रहेगी, ठीक है, उसके प्रोसेसेस अलग रहेंगे। अगर कोई इनकम ड्रिवन एंटरप्रेन्योर रहेगा तो सेकंड वाला होता है इनकम ड्रिवन, जो हमारे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथोडोलॉजीज होते हैं। कोई बकाला खोल लिया, कहीं कोई एक छोटी सी रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई कैफेटेरिया खोल लिया, और बस उसकी सारी जिंदगी और उसकी पूरी फैमिली डिपेंड होती है उस बिजनेस के ऊपर। तो इसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसे बिजनेस नहीं कहते हैं, इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इनकम ड्रिवन एंटरप्रेन्योर को किचन मनी आपका सॉर्ट हो जाएगा इसमें, जब तक आप मेहनत कर रहे होंगे तब तक, ठीक है। और कोई हार्म नहीं है अगर वो ये सोच रहा है कि मुझे इस तरीके से लाइफ गुजारनी है, तो वो फिर इनकम ड्रिवन, तो उसका मेथोडोलॉजी, उसके प्रोसेसेस फिर उस तहत होंगे, ठीक है। सबके फॉर्मूले, सबके स्टेप, सबका फ्लो चार्ट चारों का अलग है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड होता है फाइनेंशियली फ्रीडम ड्रिवन एंटरप्रेन्योर। ओके। ये जो किस्म का एंटरप्रेन्योर होता है, उसको इस बिजनेस को वो लेवल पे ले जाना होता है कि वो इतना पैसा निकाल सके कि वो पैसे से फिर वो कहीं और इन्वेस्ट करे और वो पैसा उसके लिए काम करते रहे।
पैसे से पैसा बनता है। पैसे से पैसे बनते हैं, टायरलेसली उसको पैसे पे काम पे लगाना है। तो ये होता है फाइनेंशियली फ्रीडम ड्रिवन। तो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम वाले जोन में चला जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा टाइम आ जाता है कि उसके बिजनेस से ज्यादा पैसा उसको वहां से आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है फाइनेंशियली फ्रीडम ड्रिवन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फोर्थ होता है लेगेसी ड्रिवन एंटरप्रेन्योर। ओके। ये भाई ब्रांड हो जाता है, मतलब जो इनिशियली जो बिजनेस में आते हैं वो सब ब्रांड के पीछे लगे हुए रहते हैं, हमको ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना है। बहुत दूर की कहानी है ब्रांड। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कई लोगों को तो पता नहीं होगा कि BMW का ओनर कौन है, रोल्स रॉयस का ओनर कौन है। कई ऐसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स है जिसके ओनर्स का हमको पता नहीं होता है। True. वहां पे ओनर दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल हो जाता है, उसका ब्रांड बिकता है फिर। तो वो स्टेज कहते हैं उसको लेगेसी ड्रिवन। तो फिर उसके अलग से प्रोसेस और सिस्टम्स होते हैं कि आप किस तरीके से एक फाइनेंशियल फ्रीडम ड्रिवन एंटरप्रेन्योर को उस लेवल पे लेके जाओगे। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, आपका जो मेन मकसद था, इफ आई एम पुटिंग इट करेक्टली, कि F&B बिजनेस को जो है ना इन्हेंस करना, इम्प्रूव करना, और जो पेन पॉइंट्स हैं F&B इंडस्ट्री के उसको एड्रेस करना, उसको सॉल्व करना। राइट। तो इन्हेंसमेंट से क्या मुराद है? आप किस तरह से एक F&B बिजनेस को हम इन्हेंस कर सकते हैं? क्या स्टेप्स होंगे? कौन कौन से ऐसे मेथड्स होंगे जो हर तरह के F&B में जो है ना, हर तरह की F&B की कैटेगरी में कांस्टेंट रहेंगे? उस पर थोड़ा सा हम बात करें। देखें, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर वो कोई और बिजनेस रहो, सबसे इम्पोर्टेंट 3 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। ठीक है। एक होता है उनकी सोर्सिंग, दूसरी होती है उनकी डिजिटाइजेशन, और तीसरी होती है पीपल मैनेजमेंट। ठीक है। राइट। कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस के अंदर एंटर होता है, उसको मतलब to be, I want to take it little back in terms of giving you a context कि बिजनेस को बहुत अंडररेट करते हैं। हमारे स्कूल में, हमारे क्लासेस में जो बैक बेंचर्स होते थे, कहते हैं कि अगर अच्छा नहीं पढ़ता है तो वो बिजनेस करता है। अच्छा, सही है ना। हकीकत तो यही है कि भाई जो अच्छा नहीं पढ़ा मतलब वो बिजनेस करेगा। बेंचर है, हाँ, जो बैक बेंचर है वो तो बिजनेस कर लेगा, कुछ ना कुछ दुकान खुलवा के दे देंगे अब्बा उसको। अभी देखें, आपके बिजनेस जब आप करते हो तो वो जो फर्स्ट बेंचर्स होते हैं उनको आपको एम्प्लॉय करना होता है और उनको आपको कंट्रोल करना होता है। True. तो आपके पास वो एक्यूमेन होना चाहिए इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस। नॉट नेसेसरली कि अगर आप कहोगे कि भाई मैं आई एम गुड इन सेल्स बट आई एम नॉट गुड इन मार्केटिंग और ऑपरेशंस, सो आई विल नॉट लुक आफ्टर दैट डिपार्टमेंट। इस तरीके से नहीं कह सकते आप। बिजनेस ओनर नहीं कह सकता हाँ, इस तरह से। तो आपको अकाउंट्स में होना पड़ेगा, फाइनेंस में होना पड़ेगा, HR में होना पड़ेगा, ऑपरेशंस में होना पड़ेगा, मार्केटिंग में, सेल्स में, R&D में, किस तरीके से मैनेजमेंट को मैनेज करना है उसमें रहना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी अंडररेटेड। मतलब एशियन कल्चर की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारे यहाँ बिजनेस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है सिर्फ। हाँ, हम समझते ही नहीं। हाँ, तो कॉर्पोरेट्स जो देखते हैं उसको तो हम बिजनेस भी नहीं समझते, पता नहीं क्या समझ लेते हैं उसको। हाँ। अब एप्पल बन गया कोई जो है ना, सही बात वो बन गया, तो उसकी तो नजर ध्यान विजन ही नहीं है ना वहां तक। हाँ। उसका विजन वही वाला है ना कि बस मेरा किचन मनी सॉर्टेड रहे, जब तक मैं चल रहा हूँ तब तक वो काम चलेगा, जिस दिन मैं बैठ गया घर पे वो बिजनेस बैठ जाएगा। मेरा ये स्ट्रांग रिकमेंडेशन होता है, कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर जर्नी में आना चाह रहा है तो जिस तरीके से आपने कोई क्वालिफिकेशन हासिल की हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लॉयर हो, कोई भी फील्ड का हो, जिस तरीके से आपने ये डिग्री हासिल की है उसी तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री आप प्रैक्टिकल बेसिस पे सीखें। इट शुड नॉट बी लर्नड इन अ क्लोज रूम ऑफ यूनिवर्सिटीज। ठीक है। जिस तरीके के अप्लाइड साइंसेस होती हैं, अप्लाइड बिजनेसेस होती हैं, उस तरीके से आप प्रॉपर मेंटर्स के पास जाके कोर्स करें, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ जाके आप बिजनेस सीखें। तो ये मैं खास तौर पे रिकमेंड करूंगा कि एंटरप्रेन्योर्स इस जर्नी में जाएं। तो बैक बेंचर्स को जाना चाहिए बिजनेस में, नहीं जाना चाहिए? अच्छा देखें, दूसरा ड्रॉबैक जो यही है ना, वो लोग बिजनेस तो कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि वो बंदा नालायक है पढ़ाई में। हाँ। अब अगर आप उसको बोलेंगे कि और मजीद पढ़ कर आओ तब जाके बिजनेस करना है जी, और जो टॉपर्स हैं क्लास के, वो तो दे आर सूटेबल फॉर जॉब्स। जी, वो वेल डिसिप्लिन्ड है, सुबह जल्दी उठने के आदी हैं, बिल्कुल, सही है ना,
मेहनत करने के आदी हैं, जब भी तो वो टॉपर्स हैं। अब बैक बेंचर का मसला क्या है, वो सुबह उठेगा ही नहीं, वो लेजी है जी, और उसके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। बिल्कुल। अगर अब आप बोलेंगे उस बंदे को जो कि टेंडेंसी रखता है बिजनेस करने की, और उसको बोलेंगे पहले पढ़ कर आओ, तो पढ़ने से तो भाग रहा था वो, तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? देखें ये जो हो जाता है ना आखिर में, आई मीन आई विल नॉट बी रॉन्ग इफ आई से कि मैं भी बैक बेंचर ही था। और आज मैं कोई भी एक नॉर्मल जो लोग पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें भी पढ़ा रहे होते हैं फिर आप। हाँ, तो ये कहते हैं ना लाइफ में आपको जो लाइफ लेसन्स देती है वो पहले एग्जाम लेती है, बाद में लेसन्स देती है। अच्छा, ओके। और जो आप स्कूल में रहते हो पहले आपको पढ़ाया जाता है, हाँ, फिर एग्जाम होता है। फिर एग्जाम होता है। तो यहाँ पे जब आप लाइफ की रेस में दौड़ते रहते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपके पास चॉइस नहीं रह जाती है, Choice नहीं। क्योंकि यू आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन स्टेक। So you have to learn. तो There is no any other option. हाँ, मगर ये जो तजुर्बात हासिल करने के बाद जो लर्निंग होती है, फिर वो लर्निंग का पर्सपेक्टिव कुछ और ही होता है। हाँ, तो बेसिकली वो जो बच्चा था बैक बेंचर, जो नालायक था, बेसिकली वो नालायक नहीं था, वो डिसिप्लिन नहीं था और उसको चैलेंजेस का पता नहीं था। जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ी और जब उसको पता चला कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं सीखूंगा तो मैं बिजनेस में सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगा, तो फिर अल्टीमेटली उसको सीखना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? मगर जो जॉब करता था वो दो चीज़ें हासिल नहीं कर पाया। ये जो बैक बेंचर्स होते हैं ये रिस्क टेकर्स होते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा होता है। तो ये दो चीज की काफी जरूरत पड़ती है जब आप बिजनेस करते हो। ट्रू, राइट? तो आई थिंक एट्रीब्यूट्स अलग अलग है दोनों। बिल्कुल। तो जो पढ़ने वाले काबिल हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर आप बिजनेस में आ रहे हो तो यू शुड बी इन अ पोजीशन ऑफ हैंडलिंग प्रेशर, टेकिंग स्ट्रेस एंड स्टिल मनूवरिंग विदाउट हैविंग बीपी शूट अप, विदाउट हैविंग एनी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। ये सब मेरे व्यूअर्स को ज्यादा नहीं डराया। नहीं, बेसिकली देखें माशाल्लाह हमारा ईमान तो इस तरीके से होता है कि बस अल्लाह ताला ने लिख दिया है तो होना ही है। तो अब लेकिन जाहिर सी बात है जब आप बिजनेस में आते हैं तो एज अ बिजनेस ओनर मुझे पता है कि मैं सोते हुए भी बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ कल का कैसा दिन गुजारना है। और क्योंकि मैं जॉब से स्विच करके आया हूँ, मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो जब मैंने जॉब से स्विच किया तो मुझे लगा कि यार अब तो बहुत आसान हो जाएगी लाइफ, यार मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन वो जो मैं वीकेंड पे सारी चीज़ें ऑफिस में छोड़कर आता था, अब वो मैं नहीं छोड़कर आता। मैं रात के 12 बजे भी घर आता हूँ तो वो सारी चीज़ें घर पे लेकर आता हूँ जी। और वो सारी चीज़ें सोच रहा होता हूँ। कभी कभी ऑफ होता हूँ, मतलब मेरी फैमिली मुझसे बात कर रही होती है और मैं सिर्फ एक्ट कर रहा होता हूँ कि मैं सुन रहा हूँ उनको जी, और हकीकत में मेरा दिमाग वहां पर नहीं होता और मैं हंस भी रहा होता हूँ क्योंकि सब हंस रहे होते हैं तो मैं हंस रहा होता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। आई थिंक यू कैन रिलेट, क्योंकि एब्सोल्युटली ये तो होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप बिजनेस में आए क्योंकि आप यू आर द राइट पर्सन टू आस्क अबाउट दिस, बट बिफोर दैट शारिक, आप ये जो मरहलों से गुजर रहे थे, ट्रू, यस, अगर आप एजुकेशन लेके उतरते कि किस तरीके से मुझे राइट बिजनेस करना है, हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, और आप जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जी, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होती है, सेविंग्स करनी होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अमाउंट निकाल के होनी होती है, अकाउंटिंग समझनी होती है। अकाउंटिंग समझनी होती है, बीइंग इंजीनियर मुझे अकाउंटिंग का जाहिर सी बात है, प्रोसेसेस बिजनेस के समझने होते हैं, पीपल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज समझनी होती है। अगर आप ये एक्सरसाइज करके आए हुए होते, ये पढ़ के आए हुए होते, तो ये आप अवॉइड कर चुके होते। 80% मेरा मसला हल हो चुका हो। बिल्कुल यही है कि मतलब जो छठ से उठ के आज मुझे बिजनेस करना है कि मोड में जो रहते हैं ना, वो तो फिर अपने आप को सीधे वो मौत के कुएं में डालते हैं ना। बस बैल मुझे मार, हाँ, और फिर बैल मारता है, वो बोलते हैं क्यों मार रहा है, हाँ, मैं तो अच्छी नीयत से आया था। अपेरेंटली सबको ये समझना चाहिए कि इतना उसको अंडररेट ना करें कि आप अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से एंटर होते हो बिजनेस के अंदर तो आप पीसफुली, कामली, फैमिली टाइज मेंटेन करते हुए, रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हुए, फ्रेंडशिप्स मेंटेन करते हुए, सोशल लाइफ मेंटेन करते हुए बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। इट्स सेम लाइक अ जॉब। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर का जो वर्ड आपने यूज किया, अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से बिजनेस में एंटर होना है
तो द ओनली वे इज कि आप बिजनेस पढ़कर आओ उसके बाद इंटर हो? इज देयर एनी अदर सोल्यूशन? क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स किया पहले मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में, उसके बाद फिर मैं बिजनेस की तरफ आया ऑफ कोर्स। लेकिन स्टिल आई फील कि जो चीज़ें आप, दो चीज़ें हैं, एक तो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। अच्छा, फॉर मी लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि पहले आप एक्सपीरियंस करो, फिर गलती करो, फिर अपनी गलतियों से सीखो। तो उस टाइम पे ना मेंटोरशिप की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस जो है ना बहुत जो है ना ज़रूरी लगती है। तो आपके हिसाब से आप किस तरह से देखते हो इस पॉइंट को? किस तरह से देखते हो कि स्ट्रक्चर्ड वे में बिजनेस में इंटर होने के जो प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या वो ये हैं कि आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ो और फिर उसके बाद इंटर हो, और देयर इज एनी अदर ऑल्टरनेटिव, अदर वेज? देखिए शारिक, एजुकेशन डोंट टेक इट इन अ थियोरेटिकल वे। ओके, आई एम नेवर रेफरिंग टू दैट। मैंने खुद भी मास्टर्स किया है, मार्केटिंग में किया है, फाइनेंस में किया है। आई एम नॉट रेफरिंग टू दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। Okay. आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटरशिप। ऑलराइट। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगे। तो अब जिस तरीके से आप क्लाउड किचन बिजनेस करते हो, चाहे आप कोई बिजनेस में एक स्ट्रक्चर बना रहे हो या प्रोसेस बना रहे हो, इट इज ऑलवेज बेटर टू फर्स्ट आउटसोर्स दैट, राइट? इन अ सिमिलर वे, कोई भी अगर बिजनेस में आना चाह रहा है तो वो अगर आपके साथ टाई अप होके, मतलब मैं नहीं समझता हूँ आज की तारीख में कोई ऐसा बिजनेस है जो क्लाउड किचन के उतना फैसिलिटी देता हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मिनिमम रिस्क में मेंटरशिप के साथ। ट्रू। मतलब आप एक एजुकेशन हासिल करने जाते हो, आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर, एंड एंड ऑफ द डे यू गेट ओनली डिग्री, राइट? आप अगर वही पैसे इन्वेस्ट करते हो बिजनेस करने के लिए क्लाउड किचन के थ्रू, और आपकी मेंटरशिप मिलती है, आपकी गाइडेंस मिलती है, एंड यू विल लर्न दैट इवन इफ यू डोंट मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट, विच इज हार्डली द केस, आप फिर भी बहुत कुछ सीख लेते हो। कल आप अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसको कहता हूँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पहले कौन सा स्टेप उठाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप यही होगा कि भाई यू हैव टू हैव इनफ इमरजेंसी फंड फॉर योरसेल्फ पर्सनली। आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अमाउंट उठा के रखे हो, एंड देन यू आर ट्राइंग टू जॉइन अ बिजनेस which is giving you a platform to perform and guiding you at the same time. तो मैं समझता हूँ कि जो आपके क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट है, लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है, पता नहीं वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लॉयर हो, पता नहीं कोई भी इंडस्ट्री का हो, एंड ऑफ द डे उसको एक रेस्टोरेंट खोलना जरूर होता है, एक कैफेटेरिया खोलना जरूर होता है, राइट? तो ये एक इमोशंस अटैच है इस बिजनेस के साथ, क्योंकि इंसान पैदा होने के बाद से मरने से पहले तक खाती रहता है, तो उसको तो ग़िज़ा चाहिए हो। एंड द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इज द फूड इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली, इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री? बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक दिन में 3 दफा 4 दफा खाना ही चाहिए, और सारे घर वालों को चाहिए। बिल्कुल। तो इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस प्लान की, एक बिजनेस प्रोजेक्शन की, जिस तरह से आप बता रहे हैं इमरजेंसी फंड, इसकी क्या? और अगर कोई ये नहीं करता है, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से प्री रिक्विजिट्स में ये आएगा कि रिसर्च वर्क पूरा हो, आपको पता हो कि कौन से, फॉर एग्जांपल किसी भी इंडस्ट्री, आप रिगार्डलेस ऑफ क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट, किसी भी इंडस्ट्री की तरफ आप स्टेप इन करते हैं और आपको लगता है कि यार ये बंदा कमा रहा है ना, देख रहा हूं मैं इसको कमा रहा है, मैं भी कमा लूंगा। इस अप्रोच में आपको ये अप्रोच पहले तो कैसी लगती है, और इस अप्रोच में क्या क्या आपको मिस्टेक्स नजर आती हैं, या फॉल्ट्स नजर आते हैं, या नेगेटिव पॉइंट्स नजर आते हैं कि यार ये कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा, विदाउट डूइंग एनी क्रिटिकल एनालिसिस, रिसर्च, एनालिटिक्स, कंपटीशन एनालिसिस, एनी। तो जब तक पूरा बिजनेस, आप में बेसिकली सवाल ये है कि बिजनेस मॉडल की किसी भी बिजनेस में सिग्निफिकेंस क्या है आपकी नज़र में? देखिए शारिक, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो लोग इस तरीके से देखते हैं कि वो कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा। ट्रू, यस, ऐसा ही है एक्चुअली। विदाउट बीइंग प्रेजुडिस्ड, विदाउट ट्राइंग टू टेम एनीबॉडी, वो अपने आप को कमाफ्लाज करते हैं कि अंदर कितने प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो बताते नहीं है। क्योंकि लाइफ शो ऑफ की है, तो लोग तो जो है ना बिल्कुल बताएंगे कि वो बेहतर से बेहतर है। और ये सोशल प्रेशर जो होता है लोगों के ऊपर कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो इस किस्म की जो है ना गाड़ी चलाओ, इस किस्म के कपड़े पहनो, इस किस्म की पार्टीज अटेंड करो, तो आप देखते हैं दूर से, मगर आपको अंदर की हालत उनकी पता नहीं होती है कि उनको, और ये एक टाइम तक मैनेज करते हैं, देन यू विल सी कि वो फिजल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं
वार्न कर रहा हूँ आपकी सारी ऑडियंस को कि डोंट एंटर इनटू दैट ट्रैप। ठीक है, आप जब कोई समंदर में जंप करने जा रहे हो या कोई लेक में जो है ना जा रहे हो, तो आप उसकी गहराई तो जान लोगे कि वहाँ पे किस किस्म की मच्छियाँ होती है, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, राइट। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप जब बिजनेस में एंटर होते हो, आपको पता तो होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो लेके मार्केट में उतर रहे हैं उसकी किसी को ज़रूरत है या आपको ही ज़रूरत है लग रहा है। और वो कैसे पता चलेगा आपको? अनलेस एंड अनटिल डू योर रिसर्च। आप जब रिसर्च करोगे तो जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई हाँ इस किस्म के प्रोडक्ट की डिमांड है, ये गैप है, मैं फुलफिल कर सकता हूँ। हाँ। आप एक प्रोडक्ट लेके उतर रहे हो जहाँ पे इतनी मतलब इंटेंस कंपटीशन है और आप वहाँ लाकर जो है ना प्राइस ब्रेक कर रहे हो और आपको अंदाज़ा नहीं है कि कॉस्ट ऑफ गुड कितना होगा, मेरा जीपी कितना बनेगा, मेरा इबिटा कितना होगा, एंड आप बस जो है ना मार्केट डिस्टर्ब कर रहे हो। आप खुद नहीं कमा रहे हो और किसी और को कमाने नहीं दे रहे हो। तो जो एमेच्योर बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती हैं वो सिर्फ उन्हीं के नुकसान नहीं पहुंचाती है, अतराफ में जितने बिजनेस है सारों को नुकसान पहुंचाती है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस मॉडल बनाएं अपने बिजनेस का। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रेवेन्यू टारगेट कर सकते हो, आपका कॉस्ट प्रॉफिट कितना होगा, आपका नेट प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, और क्या ये नेट प्रॉफिट आपको एक्साइटिंग लग रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस स्केल हो सकता है। Should I be investing my time, money, energy, everything in it, or no? Emotions. बहुत से लोग बिजनेस ब्लीड कर रहा होता है और उससे उनका एग्जिट प्लान नहीं होता। ये बहुत बड़ा मसला है, खास तौर पे हम एशियंस का। कि फॉर एग्जांपल एक सैलून है, एक रेस्टोरेंट है, व्हाटसोएवर, वो ब्लीड कर रहा है और बुरी तरीके से लॉसेस में है, लेकिन आप जेब से पैसा लगाए जा रहे हैं, एग्जिट प्लान ही नहीं है। बिल्कुल। उनको पता ही नहीं है कि हर बिजनेस का एक लाइफ साइकिल होता है। बिल्कुल सही है। जिस बिजनेस ने दुनिया में जो दुनिया में आया है, चाहे वो बिजनेस हो, उसने एक टाइम के बाद मर जाना है। बिल्कुल। चाहे वो कितना ही बड़ा ब्रांड हो, चाहे वो नोकिया ही सही, चाहे वो सोनी एरिक्सन ही सही, चाहे कुछ भी, चाहे वो कोडैक सही। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े से बड़े ब्रांड की बात करें आप, Absolutely. जिसने दुनिया में है वो उसने जाना है। तो इसी तरह से दुनिया में बिजनेसेस भी आते हैं और बिजनेस चले जाते हैं। तो वो पता ही नहीं होता क्योंकि वो बिजनेस सेंस ही नहीं है। ठीक है, ये शारिक आप जो डिस्कस कर रहे हो, दिस इज नॉट टॉट इन एनी यूनिवर्सिटी। ये तो आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, आप फेस कर रहे हो ये सारी चीजें और आपको पता है, हमको पता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप मेंटरशिप लो। जरूरी नहीं है आपसे लो या मुझसे लो, मगर आप लो मेंटरशिप जो ऑलरेडी बिजनेस में है, उस बिजनेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से लो, राइट, एंड अंडरस्टैंड करो कि बिजनेस किस तरीके से चलाना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि जो है ना बस आप एक नेसेंट तरीके से आप एंटर हो रहे हो। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारा ये माइंडसेट बना होता है कि भाई तिजारत रिस्क तो सुन्नत है, अल्लाह की मदद आ ही जाएगी। देखें, अल्लाह ताला ने अकल भी आपको दी है और प्लान करना आप पे फर्ज है कि आप रिस्क को देखें, रिस्क मिटिगेशन के प्रोसेसेस होते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस मॉडल आप मतलब the processes, the systems, you should have a fair understanding about it even before trying to enter into a business of your own. Or the best way is to start small with somebody who has got expertise in it. थोड़ी सी और वार्निंग देने के लिए मैं चाहता हूँ कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा पे बात करें कि फेलियर बिजनेस या स्टार्टअप्स फेलियर का क्या रेशो है, इस पे भी थोड़ा सा बताएं ताकि एक वार्निंग चली जाए ऑडियंस को कि कितने स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल होते हैं और कितने स्टार्टअप जो है वो अल्टीमेटली बंद हो जाते हैं। शायद इट्स अ वेरी शॉकिंग नंबर। लोग सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, फेलियर्स, मगर एक्चुअल लर्न करना होता है फेलियर्स से ही। 2022 पोस्ट पैंडेमिक स्टैटिस्टिक्स निकली है कि आउट ऑफ लेट्स से 100 स्टार्टअप्स 90% ऑफ देम फेल्ड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। जो रिमेनिंग 10% थे उसमें से 50% फेल्ड इन नेक्स्ट 5 years। मतलब 5 years से पहले ही फेल हो गए, तकरीबन 95 तक जा चुके हैं अभी फेलियर में। जी। उसके बाद के जो 5% है बिफोर 10 years फेल हो गए। हार्डली 0.1% में आते हैं जो आपको सक्सेस स्टोरीज दिख के आते हैं, बाकी सब तो ब्लीड हो रहे हैं सारे। बिल्कुल राइट। तो उसका रीजन क्या होगा? यही रीजन है जो अभी हम डिस्कस कर टिपिकली। और हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं स्मॉल मतलब MSME बिजनेसेस को।
ये बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, ट्रू, ऐसा ही है, राइट। और इसको मैच्योर्ड होना जरूरी है। काफी टाइम खराब, मतलब मैं जब दूर से किसी बिजनेस को देखता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि ये कितने परेशानी में है। सबसे बड़ा मसला तो कैश फ्लो का होता है एक बिजनेस के अंदर। किस तरीके से आप मिटिगेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो उसको। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना, देखिए आप जब बिजनेस करते हो तो आपको विजन होना चाहिए, आपको कि कहाँ ले जाना है। आपके पास टीम होनी चाहिए, हाई परफॉर्मेंस टीम होनी चाहिए। डेवलप करना आपका काम है, मे बी आप एचआर नहीं किए वो, बट देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो जरूरी है, कंपनी के लिए तो जरूरी है। आप हो सकता है आप लैग कर रहे हो उस चीज में, बिल्कुल। अगर आप लैग कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि आपकी कंपनी को उस चीज की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। तो ये चीजें आपको मजबूरन ही सही सीखना जरूरी है, नॉट दैट यू हैव टू डू इट। देखें, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस में जब जाना चाहते हो तो यू हैव टू हैव लाइन ऑफ मैनेजर्स, राइट। मतलब हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनका ये कॉल होता है कि आप अगर बिजनेस में बैठे नहीं हो, रेस्टोरेंट के हवाले से बताता हूँ, अगर आप काउंटर पे नहीं हो तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ट्रू, ऐसे ही है। बिल्कुल भाई, आप मुझे ये ट्रेडिशनल तरीका यही है। हाँ। अब मुझे ये बताएं आप कि फिर जो चेन ऑफ बिजनेसेस है यहाँ पे, स्केल कैसे करेंगे आप, ग्रुप ऑफ कंपनीज कैसे खोलेंगे आप, नहीं, और जो ऑलरेडी जो खुल चुकी है वो क्या कर रहे हैं? कैसे खोली उन्होंने? आप पिज्जा हट का एग्जाम्पल ले लो, मैकडोनल्ड्स का ले लो, बर्गर किंग का ले लो, आप हजारों बिजनेस का ले लो एग्जाम्पल। वो किस तरीके से, फिर हर जगह ओनर तो नहीं बैठा होता है। तो ये बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है कि देखें, आप जब अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह रहे हो ना, तो यू हैव स्किल्स दैट आर बियॉन्ड एम्प्लॉइज। If you're utilizing your skills in one area, that means you're only giving 20% of your potential to the business. और 80% आप नहीं दे रहे हो। आप अपने एम्प्लॉयज को इतना डिपेंडेंट बना दे रहे हो कि आपके बिना वो हिल नहीं पाएंगे। यू आर क्रिएटिंग रोबोट्स, और उनको इंस्ट्रक्शंस आपको देते रहना है। तो आपकी जिंदगी आसान बनने की जगह और मुश्किल बन रही है। यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द बिजनेस, ओवरलुकिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योरिंग कि जो है ना आप सही नेविगेट कर रहे हो उसको, ना कि आप काउंटर पे बैठे हो, या आप खाली मार्केटिंग हैंडल कर रहे हो, या आप सिर्फ ऑपरेशंस में हो, या सिर्फ आप सर्विस में हो ना। यू हैव टू क्रिएट पीपल इन ईच दिस डिपार्टमेंट, train them in such a way that they are doing exactly what you want, and there is a system for that. There is a system, there is a process for right? it. अगर आप उस तरीके से करते हो और आप एक एक डिपार्टमेंट को उस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर रहे हो, then you are creating a group of people who are going in same direction with one vision. हमारे एक और चीज आपको मैं बताते चलूं कि आजकल ये जो फैमिली बनाने का जो ट्रेंड चल रहा है ना, भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली की तरह होना चाहिए। और बेसिकली हाई परफॉर्मेंस टीम विल नॉट, सिक्स सील कर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट है, नेवी सील कंपनी यूएस की, वहां पे हाई परफॉर्मेंस टीम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चार्टर बनाया है, राइट। हाई परफॉर्मेंस मींस हाई ऑन कमिटमेंट एंड हाई ऑन रिजल्ट्स, राइट। जो आप फैमिली की बात कर रहे हो ना, वो आती है कंफर्ट जोन में, जहां पे नजरअंदाज किया जाता है, रिश्तेदारों को ला के रखा जाता है, उनको कुछ बोला नहीं जाता है, राइट। और उस वजह से आप करते हो बिजनेस खराब, बिजनेस सफर हो रहा होता है, रिस्क पूरे लेते हैं उसकी वजह से। तो आप अगर हाई परफॉर्मेंस टीम को लेकर आना हो तो आपको इंश्योर करना है कि यू कीप योर इमोशंस असाइड। जो फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग हमें सिखाया जाता है कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अगर आपको कोई बंदा सही नहीं दिखता है कंपनी के अंदर, तो उसको जॉब पर रखना is a crime that you're doing against yourself, your business, and to that person also. क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर कमियां क्या है, how he should progress and become something different. और जब तक आप ये करोगे नहीं, उसको वो realization होगा नहीं, and that is how he will learn. True. Right? So I think ये जहन में होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के कि हमको बिजनेस के टॉप पे रहना है, नॉट इनसाइड द बिजनेस, ऑन टॉप ऑफ द बिजनेस। और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि सबसे बोरिंग काम कहते हैं ना, सिस्टम्स बनाना होता है, प्रोसेसेस बनाना होता है, आपके जो जहन के अंदर है उसको पेपर पे लाना होता है और लोगों को ट्रेन करना होता है। दिस इज वन ऑफ द ज्यादा टायरिंग काम है, मगर इट्स वन टाइम एफर्ट्स शारिक। जो कहते हैं 1 साल में बिजनेस खड़ा हो जाएगा, 2 साल में बिजनेस खड़ा हो जाएगा ना, ये प्रोसेस बनने के लिए आपको 3 से 5 साल लगते हैं। एक एक डिपार्टमेंट को आपको सेट करना होता है,
एंड देन यू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस टीम. मैं हर वक्त कहता हूँ कि मुझे आर्मी बनानी है, फैमिली नहीं बनानी, फैमिली नहीं बनानी है. somebody who's ready to take a bullet on his chest for his friend, who trust. जब बैटल ग्राउंड में उतरते हैं तो एक दूसरों के ऊपर इतना ट्रस्ट होता है कि उसको पता है मेरे से पीछे मेरा भाई खड़ा है, मुझे मारेगा नहीं, राइट. तो उनके अंदर डिसिप्लिन होता है, उनके अंदर गलती पे पनिशमेंट भी होता है. एट द सेम टाइम दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द ग्राउंड, एक दूसरे को अपना सपोर्ट बताते हैं. तो हर एंटरप्रेन्योर को अपनी कंपनी में आर्मी बनानी चाहिए, फैमिली नहीं. एक फैमिली तो हमसे मैनेज होती नहीं है, सही बात. जो करेंगे अभी और एक फैमिली हम लेंगे तो उसका क्या करेंगे. तो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. आई थिंक जो है ना, ये आपके ऑडियंस को पता होना काफी जरूरी है. अच्छा, F&B इंडस्ट्री में अब तो खासा टाइम हो गया. ऑफ कोर्स इटसेल्फ शाहरान ब्रांड इज वेरी ऑलमोस्ट 75 इयर्स होने को हैं इस ब्रांड को. जी. एक इन्वेस्टर है, उसके पास पैसा है और वो पैसा लगाना चाहता है, तो उसको बिजनेस में लगाना चाहिए. अगर बिजनेस में लगाना चाहिए तो आपके हिसाब से कौन से बिजनेस में लगाना चाहिए? अदरवाइज वो बहुत सारे वेंचर एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट के, वो रियल एस्टेट में लगा सकता है, वहाँ से कुछ ना कुछ ROI आएगा उसको. स्टॉक्स में लगा के लोग पैसा कमाते हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर ले ना. तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट की सही यूटिलाइजेशन जो है वो कहाँ पर आप देखते हैं? देखिए शारिक, आई मीन इट विल नॉट बी justified answer in a very short time, but I'll try my best to give you a context to it. हर इन्वेस्टमेंट का एक डिफरेंट बेनिफिट होता है और उसका ड्रॉबैक भी होता है, राइट. आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या उसका आपको ROI है. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको रेंटल की तरफ पैसिव इनकम मिलेगी एंड एट द सेम टाइम आपको कैपिटल गेन मिलेगा. बट यू हैव टू सी कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट. आई थिंक रिसेंटली 6.7% इन्फ्लेशन रेट होता है, एंड आपको क्या रेंटल आ जाएगा रियल एस्टेट में? 6 to 7%, मैक्सिमम 10%. बट यू आर कीपिंग दैट मनी, blocking a big chunk in the real estate and getting the inflation amount in your bank. अब यहाँ पे तो टैक्सेशंस नहीं है, मगर अगर आप दूसरे एशियन कंट्रीज में चले जाओगे तो वहाँ पे तो टैक्सेशन भी है आपको, और यहाँ पे फिर भी रेंटल काफी हाई है. ऐसा ही है. मतलब हमारे इंडिया या पाकिस्तान में तो आपको जो है ना रेंटल रेट उतना नहीं मिलेगा, राइट. सो यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग योर मनी इन रियल एस्टेट इन दैट वे. कैपिटल गेन अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं हो रही है. आप जब कभी भी बेचना चाहोगे और फिर दूसरी लेना चाहोगे तो यू विल ईदर बाय इट एट द सेम प्राइस और यू हैव टू ऐड मोर मनी टू इट. तो इट्स गुड नेटवर्थ के लिए, बट नॉट वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ एक पैसिव इनकम. आई एम मोर keen on the passive income stream for people कि आपकी जो month on month bills होते हैं, those bills has to get covered, right? तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको real estate वो चीज़ दे सकती है. Unless and until आप फाइनेंस लेवरेज नहीं लेते हो, मॉर्टगेज नहीं लेते हो, 1 से 5 प्रॉपर्टीज लेकर आप उसको जो है ना रेंट पे नहीं लगाते हो, देयर इज नो मच पैसिव इनकम दैट इज कमिंग. सो इट्स अ हाई रिस्क इन टर्म्स ऑफ दैट. आपका कैपिटल सेव है, बट you have to understand how this real estate market works. The advantage is your capital is safe. जी. And there are disadvantage that your money is not growing. Yes. Maybe it is growing, maybe it is not growing. Yes. You have to see the inflation. If Right. the inflation is Yes. almost similar to the ROI, your money is not growing. Not growing, absolutely. So that is the key indicator in terms of understanding how our money is growing there. Stock market में अगर आप आ जाते हो तो आप SIPs करते हो, लॉन्ग टर्म पोजीशन लेते हो, अपने आप को इंडेक्स में डालते हो, म्यूचुअल फंड्स में डालते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म, देन वो कंपाउंड होकर आपको 15-20 साल में कुछ देगा. इनिशियली कुछ नहीं. ठीक है. अनलेस एंड अनटिल यू हैव अपडेट रेट में जाते हो, या आप जो है ना इस तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड करते हो, स्टॉक मार्केट को. You have to understand the market. हाँ, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए. यू हैव टू गेट एजुकेटेड इन दैट एरिया ऑल्सो. एंड इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन द ब्रोकर्स, mark my point, the brokers will break you.
अच्छा, जी, they will not support you. they will make money on each trade that you do, so their work is only to help you trade. ये अच्छा हो रहा है आप खरीद लो, ये अच्छा हो रहा है आप बेच दो, और जब कभी आप ये ट्रांजैक्शन करते हो उनको एक परसेंटेज जाता है उसके ऊपर, अच्छा, all right. राइट? सो दे आर मेकिंग मनी, यू विल नॉट मेक मनी. Okay. आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चीज के. कई लोग तो बस जब गैम्बलिंग. अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसी वजह से आप डिपेंडेंट होते हैं डीलर्स पे और ट्रेडर्स पे. तो आप अगर लॉन्ग पोजीशन लेके आप एसआईपी करते हो, आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में जो है जाते हो जहाँ पे आपका जो है ना कंपाउंडिंग होकर कुछ मिल रहा है, तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. स्मॉल बिजनेस में जो बिजनेस 3-4 साल 5 साल है, I don't recommend to invest unless and until you see exponential growth. You have to have a clear understanding of their financials. किस तरीके से हो रहा है. Usually जो business 10 years cross करता है, they have seen the entire cycle of the business and still they are in a position to navigate and scale. Then वो business ज़्यादा secured होते हैं और आप अपना risk काफ़ी हद तक mitigate कर देते हैं. All right. मगर मच बेटर ऑप्शन इज कि अगर आप वही अमाउंट लेकर इस तरीके के क्लाउड किचन में आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क कम होता है, आप बिजनेस स्किल लर्न करते हो, और इफ इट इज रन सक्सेसफुली देन यू आर रेडी टू एम्बार्क ऑन अ बिगर प्रोजेक्ट, बिगर बिजनेस, एंड गिव लाइफ अ सेकेंड चांस इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, स्केल कर सकते हैं बिल्कुल. उसमें स्केलिंग से, इस एफएनबी में स्केलिंग के क्या क्या एवेन्यूज हैं? आपको क्या लगता है, अगर एक बंदा है फॉर एग्जांपल शाहरान रेस्टोरेंट है, अभी अच्छा खासा टाइम हो गया, अब वो स्केल का प्लान भी है आपका ऑलरेडी, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे रेस्टोरेंटियर्स को, या जो भी एफएनबी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं, उनको कौन कौन से एवेन्यूज को टैप करना चाहिए? क्या बेहतर है, स्केलिंग का तरीका क्या है, और स्केलिंग से पहले प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? जी, देखें शारिक, आप रीसेंट स्टडीज़ है, मैकेंजी की भी आई हुई है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट्स विल डाई आउट. अब जिस तरीके के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इवन रिसेंटली नून के जो है ना ओनर का इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट की कि जो कंस्ट्रक्शन सब हो रहे हैं उसके अंदर किचन नहीं है, सिर्फ पेंट्री है. तो डिपेंडेंसी इज मोर ऑन दी कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर्स, और एग्रीगेटर्स का बिजनेस और बूम होने वाला है. दैट मीन्स एज लॉन्ग एज दैट इज देयर, कैजुअल डाइनिंग स्लोली डाई आउट हो जाएगी. तो क्या अपॉर्चुनिटी रह गई है अब आपको? तो सिर्फ दो ही चलेंगे आपको, QSR मॉडल विच इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, और चलेंगे आपके हाई एंड रेस्टोरेंट्स. तो ये कैजुअल डाइनिंग स्लोली फिजल आउट हो जाएगी. और उतना ब्रिक एंड मोटर बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद, इफ यू आर नॉट मेकिंग आउट मोर मनी एंड नॉट रियलाइजिंग कि वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट नाउ, दैट इज गोइंग टू बर्न योर हैंड फॉर श्योर. ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हाउ डू यू स्केल? यू क्रिएट अ ब्रांड फर्स्ट. वंस यू क्रिएट अ ब्रांड, people will only know the taste of it, the branding element of it. But the second dependency is whether you are able to scale this business. Do you have all the processes and systems in place? Do you have a high performance team that can actually take your business from one level to next level? तो आप आ जाते हैं प्रोसेस में, एंड दैट इज एसेंशियल कि आप फ्रेंचाइज कर रहे हैं अगर अपने बिजनेस को. नेक्स्ट स्केलिंग हो जाएगा आपका फ्रेंचाइज हो जाएगा. तो आप जब आप फ्रेंचाइज करोगे तो सामने वाला तो आपकी एक्सपर्टीज ले रहा है. इफ यू डू नॉट हैव दोस थिंग्स इन प्लेस, यू कैन नॉट स्केल, यू कैन नॉट फ्रेंचाइज, राइट? तो जो आप बिजनेस मॉडलिंग की बात कर रहे हो, जो आप प्रोसेसेस की बात कर रहे हो, जो आप सिस्टम्स की बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट होती हैं फ्रेंचाइज करने के लिए. तो यू हैव क्रिएटेड अ ब्रांड, यू हैव क्रिएटेड ऑल योर SOPs एंड फ्रेंचाइजी सिस्टम्स इन प्लेस, एंड देन आप उसको सेल आउट कर रहे हो, फ्रेंचाइज दे रहे हो, मास्टर फ्रेंचाइज दे रहे हो. यू आर टेकिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस टू डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन आप इस तरीके से स्केल कर सकते हो उसको. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेज F&B इंडस्ट्री शुड थिंक ऑफ स्केलिंग देयर. और मेरा एम्पैथी इज मोर टूवर्ड्स हमारे MSME बिजनेसेस जो काफ़ी अनऑर्गेनाइज और अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि बिजनेस को काफ़ी
वल्नरेबल पोजीशन पे खुद के लिए लेके आ रहे हैं और दूसरों के, इट इज़ एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न किस तरीके से बिजनेस करनी चाहिए, किस तरीके से स्केल करनी चाहिए, ताकि हम भी कॉर्पोरेट लेवल पे जा सकें। आप इमेजिन करें, अगर एमएसएमई सेक्टर जो इतना स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, अगर वो स्केलेबल हो जाए, सही बात, स्ट्रक्चर हो जाए थोड़ा सा, तो कंट्री को कितना ज़्यादा जो है ना बेनिफिट होगा इससे। तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि हम एमएसएमई सेक्टर को इस तरीके से लेके जाएं, उसके स्केलिंग में आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे जा रहे हो तो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज मोर देन 500 एम्प्लॉयज वर्किंग इन योर कंपनी। तो जब आप कहते हो कि आप एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर पहुंचे हो, तो दैट मीन्स आप ये समझे कि इट्स नॉट ह्यूमन हु इज मैनेजिंग, इट्स अ system and that's process. managing the business. Yes, yes. And at that time, owner is invisible. At that time, the business is independent of owner's involvement in the business. You have to achieve that. And for that, this is the journey that you have to take. तो अगर प्योरली F&B इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि या तो आप फाइन डाइनिंग की तरफ चले जाएं, जिसमें आपको पैसा लगाना है और जिसमें आपको रिटर्न पैसा मिलेगा भी ज़्यादा, क्योंकि फाइन डाइनिंग है तो आपका पैसा लगेगा भी ज़्यादा और मिलेगा भी ज़्यादा। अगर आप कैजुअल डाइनिंग ओपन करने का इस टाइम पे सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दिस इज व्हाट यू इलैबोरेटेड राइटली। Otherwise, the second option is if you do not have that much money to go for a fine dining concept, you can go for QSRs. True. अच्छा, QSRs में कौन कौन से मॉडल्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सप्रेस मॉडल्स होते हैं, ड्राइव थ्रूज होते हैं, फूड ट्रक्स होते हैं जी, या तो कुछ सिचुएशन में आप उसको क्लाउड किचन में भी देख लेते हो, क्योंकि कुछ क्लाउड किचन में डाइन इन भी की सहूलत भी होती है कि भाई ठीक है 20 क्लाउड किचन हैं, राइट, 20 ब्रांड्स हैं, एक छोटी सी उन्होंने जगह ले ली है काइंड ऑफ, ताकि वो अगर आपकी कोई डाइन इन आती है तो वहाँ डाइन इन भी। देखिए मेरा सजेशन यही रहेगा शारिक के, जितने ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स रहे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो आप जब क्लाउड किचन से स्टार्ट कर रहे हो इस चीज़ को, तो यू हैव ऑलरेडी अ सेंट्रल लोकेशन वेयर यू आर मेकिंग द फूड। अब आप QSRs लगा रहे हो जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को ले जाकर डिस्प्ले करते हो, तो यू डोंट नीड अ किचन देयर, राइट। आपको ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है जो वार्म रखती है और देती है कस्टमर्स को। तो देयर इज नो हार्म इन हैविंग योर ओन डिलीवरीज, योर ओन टेक अवेज एंड क्विक डाइनिंग, यू नो, ठहरे ठहरे खाकर आप जा सकते हो। तो इतनी छोटी स्पेस भी आप QSR को उस इसम से कहते हैं। देयर इज नो हार्म इफ यू हैव ड्राइव थ्रू आल्सो इन इट, देयर इज नो हार्म इफ देयर इज यू नो क्विक डाइनिंग एज वेल। तो आइडिया ये है कि जितना हो सकता ऑपरेशंस को वहां पे मिनिमम कर दें, प्रोडक्शन को मिनिमम कर दें, रनिंग एक्सपेंसेस आपका कम हो जाएगा और आप जितना चाहे उसको आप रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करें, मार्केटिंग करें, सेल्स करने की कोशिश करें, B2B में जाएं, ऑल दोस थिंग्स इज पॉसिबल। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है जो कि पिछले 10 साल से मार्केट में है ऑलरेडी, एक F&B का कॉन्सेप्ट है, एक रेस्टोरेंट है, अभी उसको नहीं पता प्रोसेसेस किस तरह से करने हैं, लेकिन वो वही सिचुएशन है कि वो किसी तरह से वो ब्लीड भी करता है, कभी पैसा भी बना लेता है। क्या रिकमेंडेशन होगी आपको, क्या लगता है कि उस बिजनेस मॉडल को किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है? अच्छा, अब उसमें बहुत सारे मसले हैं। अच्छा, वो समहाउ ब्लैकमेल भी होता है अपने एम्प्लॉयज से, आपको पता है जी, कि ठीक है सैलरी डिले हो गई है, तंदूर वाला कल से नहीं आएगा, अब तंदूर वाला नहीं आएगा तो आपका रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। बिल्कुल, भले से कढ़ाई वाला, कोरमे वाला, फलाना वाला सब आ गए। देखिए ये रेस्टोरेंट का बिजनेस ऐसा है, आपको डिशवॉशर से लेके कस्टमर तक हर कोई थ्रेटन करता है। हाँ, एग्जैक्टली। गवर्नमेंट बॉडीज थ्रेटन करती हैं, लैंडलॉर्ड थ्रेटन करते हैं, एम्प्लॉयज थ्रेटन करते हैं, कस्टमर्स थ्रेटन करते हैं, घर वाले थ्रेटन करते हैं। आपकी एक ऐसी लाइफ हो जाती है जहाँ पे आप अपने आप को एकदम तन्हा पाओगे, राइट। नाउ ये ऐसा नहीं है कि आप इस प्रॉब्लम से निकल नहीं सकते, 100% निकल सकते हो। आई वॉन्ट टू नो हाउ सीरियस यू आर। इफ यू आर सीरियस देन देखें, ये एम्प्लॉयज इस तरीके से कर रहे हैं, आपके पास इनफ सेल्स नहीं है, ड्यू टू वेरियस रीजंस बिजनेस आपका डेवलप नहीं हो रहा है, एंड हेंस लेस इन कैश फ्लो, हेंस यू आर नॉट एबल टू पे द सैलरीज।
तो क्या आपके पास मार्केटिंग टेक्निक्स है कस्टमर्स को बुलाने के लिए, या फिर आप वो रैट रेस में हो जहां पर हर कोई सिर्फ फोटो और वीडियो डालता है और फिर जो है ना उसकी बिजनेस चल पड़ती है? ना, ऐसा नहीं होता है. डू यू हैव कंटेंट डेवलपमेंट ऑफ योर ओन प्रोडक्ट? क्या आप नया दे रहे हो कस्टमर्स को? क्या स्ट्रैटेजीज लेके आ रहे हो? तो डू यू हैव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन प्लेस? डू यू हैव डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ क्रिएटिंग सेल्स? क्योंकि हर चीज प्रॉब्लम कैश फ्लो से होती है. अगर आप बिजनेस ग्रो करने की स्ट्रैटेजी बना लेते हो और आपके पास इनफ कैश फ्लो होता है, तो क्यों आप लाइबिलिटीज खड़ी करके रखोगे, चाहे वो एम्प्लॉयज की हो या फिर वेंडर्स की हो, राइट? तो एंड इवन फॉर दैट याद रखें कि एम्प्लॉयज भी आपको सपोर्ट तब करेंगे जब आप उनको एकजुट मिलकर उनके साथ कोई चीज बनाते हो. तो इस किस्म के बिजनेस के लिए सिस्टम्स आर नॉट डेवलप्ड इन प्रायर, systems are developed including the opinions of the employees, including the entire process which is currently running. तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम प्रोसेस डेवलप करते हैं और फिर सब इंक्लूड हो जाते हैं, इंक्लूसिव डिसीजंस हो जाते हैं. जब इंक्लूसिव डिसीजंस हो जाते हैं तो कमिटमेंट्स आ जाती हैं, कमिटमेंट्स आ जाती हैं तो परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस आया तो रिजल्ट आता है. तो डेफिनेटली उन बिजनेसेस के लिए भी प्रोसेसेस है, सिस्टम्स है. यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर, ओपन करें माइंड को. इट्स नॉट, जब परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपको कुछ और नवाजने वाला, समझाना चाह रहा है जो आप सीधे तरीके से नहीं सीख रहे हैं. तो ये अगर आप कह दोगे कि भाई ये प्रॉब्लम बहुत है और मैं भाग जाऊंगा उससे, तो फिर आप अपने आप के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. जी. तो ये आ रहा है आपके लिए, आपको कुछ नया सिखाने के लिए. यू नो, अगर एक रेक्टेंगल के अंदर या स्क्वायर के अंदर एक सर्कल को आप रखोगे और वो सर्कल के अंदर रहोगे विच इज कंफर्ट जोन, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं आपको सर्कल को वाइड करने के लिए और पूरे 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर्स को जो है ना एक्सप्लोर करने के लिए. तो डोंट टेक प्रॉब्लम्स एज यू नो अल्लाह ताला का कहर. इट्स अ ब्लेसिंग इन इट्स वे, राइट? यू जस्ट हैव टू सी कि क्या अल्लाह ताला मुझे बताना चाह रहे हैं और मैं क्या करना चाहिए. Right, so learn from that. This is a blessing in true sense. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. वो हमारा मोहम्मद अली कहता था इम्पॉसिबल इज नथिंग करके, राइट? तो हमको वो एटीट्यूड से जो है ना बिजनेस में होना चाहिए. जब प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये नहीं देखना चाहिए ये प्रॉब्लम है, ये देखना चाहिए मुझे क्या सिखा रहा है. ये आपका एटीट्यूड जब हो जाएगा तो देन प्रॉब्लम विल नॉट लुक प्रॉब्लम. आप वीडियो गेम्स भी खेलते हो, the more you get a higher score, आपका लेवल इंटेंसिव होते जाता है, डिफिकल्ट होते जाता है, but you get more excited to cross that level. Same you have to apply in the business as well. थैंक यू सो मच हारन भाई कि आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने और यकीनन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हमारा रहा पॉडकास्ट. और यकीनन हम एक और सेशन रखेंगे अपने पॉडकास्ट का, जो चीज़ें एड्रेस नहीं हो पाई हैं टाइम की लिमिटेशंस की वजह से, वो हम दोबारा से एड्रेस करेंगे. और इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट, आज का पॉडकास्ट एंड करेंगे. और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट पूरा देखा होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और क्या आप शाहरान को दोबारा एक नेक्स्ट सेशन में देखना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे. और जब तक मैं दूसरा पॉडकास्ट नहीं लेकर आता तब तक आप इंतज़ार करें और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरे पॉडकास्ट में. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.